आपके लिए सारा काम ये आसान होगा। ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली एड्रेस हो गया। हम किस टॉपिक पे बनाएं जो कि ज्यादा मतलब हॉट टॉपिक हो, जिसमें ज्यादा चांस हो सिलेक्शन के, तो ये तो वैसे ही बात खत्म होगी। यूनिवर्सिटी ने आपको खुद ही बता दिया ये सच प्रोजेक्ट है, ये डोमेन है, तो आपने उसको फॉलो करना है। पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है कि हम किस डोमेन में किस टॉपिक को एड्रेस करेंगे वो चूज हो। तो आपने टॉपिक ऑलरेडी देख लिया, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है। ओके, बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छी तरह ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, क्योंकि मोस्टली जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं ना वो सीवी और रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड ही होते हैं। और मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, मतलब स्पेशली जिन लोगों ने एमफिल कर लिया हुआ है, मास्टर्स, तो वो उनका भी यही क्वेश्चन होता है कि जी रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाएं, या तो वो मैसेज कर रहे होते हैं कि आप हमें रिसर्च प्रपोजल बना के दे दें। तो मैं फिर यही कहता हूँ कि पीएचडी भी फिर मैं ही कर लेता हूँ अगर रिसर्च प्रपोजल भी आपको बना के दे। तो उनके लिए आपने अब इस प्रेजेंटेशन में आई होप कि आप इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, ताकि नेक्स्ट होपफुली ये वाला कमेंट नहीं आएगा कि जी प्रपोजल कैसे बनाया जाए। तो चलें, चलते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सबसे पहले रिसर्च प्रपोजल के अंदर आपको मैं यही सजेशन दूंगा, आपने किसी भी सीनियर से ये नहीं करना तो मुझे अपना रिसर्च प्रपोजल सेंड कर दें। ये मेरी आपको एथिकली सजेशन है। जो एथिकल चीजें होती हैं वो बहुत मैटर करती हैं। तो हम्म। एक चीज में जहाँ पे मतलब मेंशन करना चाहूंगा कि आप अपने सीनियर्स को या आप अपने क्लास फेलो को कैसे एड्रेस करते हैं और उनसे कैसे आप गाइडलाइंस का पूछते हैं, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप किसी को सिंपली मैसेज करेंगे तो भाई मुझे इटली की स्कॉलरशिप का गाइडलाइंस दे दे, तो आपको क्या ही गाइडलाइन देगा। वो आपको एक फॉर एग्जाम्पल पीडीएफ शेयर कर देगा, वो कहेगा जी रीड कर लें और इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। तो देन अगेन आप उससे ये पूछेंगे कि यार इटली का पीएचडी का अप्लाई करना है, मेरी फील्ड किस यूनिवर्सिटी में बता दें। तो इट्स मीन्स दैट कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपने होमवर्क किया ही नहीं है। तो इसमें ये है कि सबसे पहले आप अपना होमवर्क करें। अगर आप मुझसे ये पूछें फॉर एग्जांपल, आपने अपना होमवर्क किया हुआ, जो फाइल्स आपको सेंड किया आपने वो पढ़ी हुई है, और आप मुझसे पढ़ने के बाद आप मुझसे ये पूछेंगे यार यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा में फूड साइंस का डिपार्टमेंट है लेकिन मुझे प्रोफेसर नहीं मिल रहा है, तो मुझे एग्जैक्टली मुझे फौरी पता चल जाएगा कि आपने वाकई ही काम किया है और आप इसको इंटरेस्टेड हो। अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मुझे ये बता दो किस किस यूनिवर्सिटी में फूड साइंस है, मुझे मिला नहीं है, तो मुझे फौरी पता चल जाएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा आपने एथिकली इसको देखना है। बात आते हैं रिसर्च प्रपोजल पे। रिसर्च प्रपोजल मांगना नहीं है, हम आपको देंगे, सैंपल भी देंगे, लेकिन आपने वैसे भी किसी से मांगना नहीं है। ओके। इटली के अंदर जो रिसर्च प्रपोजल की अगर बात करूं मैं, तो इटली के अंदर जो पीएचडी की पोजीशंस आती हैं वो बेसिकली स्पेसिफिक टू प्रोजेक्ट आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट बना लें और आप थ्रू आउट द ईयर जितनी भी यूनिवर्सिटी में पोजीशन है सब में अप्लाई कर दे, ऐसा नहीं है। तो अब इटली के अंदर क्या होता है कि हर यूनिवर्सिटी अपने प्रोजेक्ट अनाउंस करती है कि हमारे पास इस डिपार्टमेंट में ये प्रोजेक्ट है और इतनी हमारे पास पोजीशन है, तो आप इस पे अप्लाई करें, आप इस पे कंप्लीट करें। उस केस में फिर आपको क्या होता है कि आपको हर यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग अपना प्रपोजल मॉडिफाई करना पड़ता है या नया बनाना पड़ता है, टोटली डिफरेंट होता है। सबसे पहले आपने इस चीज़ को मेक श्योर करना, जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी ने कौन सा रिसर्च डोमेन दिया, रिसर्च थीम दिया या रिसर्च प्रोजेक्ट का टाइटल दिया है। सबसे पहले आपने उसको मतलब उस चीज़ को एक्सेस करना कि वो गिवन है कि नहीं गिवन है। 99% गिवन होता है। तो सबसे पहले आपने वो देख लेना, जब आपके पास टाइटल आ जाएगा, एक प्रोजेक्ट का थीम आ जाएगा या रिसर्च डोमेन आपको यूनिवर्सिटी ने बता दी कि इस डोमेन के अंदर पोजीशन है, तो आपके लिए सारा काम ये आसान होगा। ये क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली एड्रेस हो गया। हम किस टॉपिक पे बनाएं जो कि ज्यादा मतलब हॉट टॉपिक हो, जिसमें ज्यादा चांस हो सिलेक्शन के, तो वैसे ही बात खत्म होगी। यूनिवर्सिटी ने आपको खुद ही बता दिया ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये डोमेन है, तो आपने उसको फॉलो करना है। पहले वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व है कि हम किस डोमेन में किस टॉपिक को एड्रेस करेंगे वो चूज हो। तो आपने टॉपिक ऑलरेडी देख लिया, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है। ओके। रिसर्च प्रपोजल के अंदर जो बेसिक अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो ये वैसे फील्ड टू फील्ड वेरी करता है, लेकिन जनरल प्रपोजल की बात करूं तो एक टाइटल होना है। टाइटल मस्ट मतलब आपका प्रपोजल का टाइटल होना चाहिए, बड़ा विजिबल क्लियर टाइटल होना चाहिए। टाइटल के लिए इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने टाइटल वो एक टिपिकल टाइटल नहीं लेना। जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ चीजें होती हैं, हम बिल्कुल सिंपल टाइटल के ऊपर फोकस करते हैं।
आई एम सॉरी। टाइटल आपने अट्रैक्टिव बनाना है, उसके अंदर जो कीवर्ड यूज करने हैं वो साइंटिफिकली यूज करने हैं। हमारे यहाँ यूज किया जाता है मोस्टली डेवलपमेंट एंड फार्मूलेशन ऑफ कुकीज, समथिंग लाइक दिस। आपने अवॉइड करना है कि आप बिल्कुल टिपिकल टाइटल टॉपिक की तरफ ना जाएं। आप स्कोपस के ऊपर डिफरेंट कीवर्ड यूज करें और उस कीवर्ड के अगेंस्ट जितने भी टाइटल आएंगे ना, आप उस टाइटल को पढ़ें, आपको आइडिया हो जाएगा कि टाइटल किस तरह का होना चाहिए। आप कहीं के बगैर पढ़े आपको आइडिया आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता जब तक आप एक चीज को देख ना लें। आप स्कोपस के ऊपर कुछ कीवर्ड यूज करें। फॉर एग्जांपल आपने एक फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर एक टाइटल, एक प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, तब आपको समझ नहीं आ रही कि आप क्या टाइटल बनाए, आप सिंपली ये तो लिखने से रहे डेवलपमेंट ऑफ द जैम बाय यूजिंग दिस बायोएक्टिव कंपाउंड, तो बड़ा सिंपल सा है। तो कोई भी पढ़ने वाला कहेगा यार ये तो बैचलर का थीसिस है। उस केस में क्या है कि आपने जो टाइटल यूनिवर्सिटी ने दिया है उसके कीवर्ड लें, या उसको पूरे के पूरे टाइटल को कॉपी करें और उठा के गूगल स्कॉलर में या स्कोपस में पेस्ट कर दें। जब उसको पेस्ट करेंगे तो उसके अगेंस्ट आपको नंबर्स ऑफ पेपर्स मिलेंगे। आई एम 100% श्योर, ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई भी नया आइडिया नहीं है कि जिसके रेलेवेंट आपको लिटरेचर नहीं मिलेगा। कम हो सकता है लेकिन ना होने वाला सवाल पैदा ही नहीं होता। तो आपने टाइटल के लिए क्या करना है, वो टाइटल उठाना है जो यूनिवर्सिटी ने मांगा है, आपने गूगल स्कॉलर में पेस्ट करना है और उसके अगेंस्ट जितने भी पेपर आए ना, आपने उस पेपर्स के टाइटल देखने हैं। देन आपका यहाँ से टाइटल को हो जाएगा कि अब आपको लगता है कि आपको जो इस टाइटल के अगेंस्ट जो पेपर आए हैं, आपने उसमें से मोस्ट सिमिलर 2 से 3 पेपर लेने हैं। वैसे ये एथिकली अच्छी बात नहीं है कि मैं आपको ये जो शॉर्ट टिप्स दे रहा हूँ रिसर्च प्रपोजल के लिए, ये जस्ट आपके लिए आसानी के लिए, अदरवाइज ऐसा नहीं होना, ऐसा नहीं करना, सॉरी। तो आपने क्या करना है, आपने 2 से 3 रिसर्च पेपर जो कि आपको मोस्ट रेलेवेंट लग रहे हैं, इसका टाइटल और इसका अब्स्ट्रैक्ट पढ़ के देखें, तो आपको समझ लग जाएगा कि इसका जो थीम है, वो जो प्रोजेक्ट गिवन है यूनिवर्सिटी में वो सेम है। तो आपने उन पेपर्स को क्या करना है, कंसीडर कर लेना है। ठीक हो गया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट, आप किसी भी पेपर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखेंगे ना, तो इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ के अंदर उसने ये लाजमी मेंशन किया होता है। और किसी भी अच्छे मतलब जर्नल का पेपर है, उसके लास्ट पैराग्राफ में उसने मेंशन किया होता है कि हम ये स्टडी क्यों करना चाह रहे हैं। वो बेसिकली उस प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे होते हैं। तो ये वाला पार्ट आपने उस पेपर के इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ में सर्च आउट करना है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है या ऑब्जेक्टिव्स उसके क्या है। तो ये वाला पार्ट आपने उस जो आपने 3 पेपर्स कंसीडर किए हैं, उन 3 पेपर्स के वो 3 जब आप उठा के तीनों मिक्स करेंगे देखेंगे, तो आपने क्योंकि आपने ऑलरेडी सिमिलर पेपर लिए मोर और लेस चीजें सिमिलर होंगी, तो आपको वहां से समझ आ जाएगा कि आपको कौन सा चूज करना है। तो यहाँ पे 2 चीजें आपकी क्लियर होगी। देन स्टेट ऑफ आर्ट क्या होता है? स्टेट ऑफ आर्ट बेसिकली ये है कि जिसमें आप समराइज करते हो कि प्रीवियस रिसर्च क्या हुई है, सच गैप क्या है, और नेक्स्ट आप क्या करने वाले हो। जिस तरह हमारे यहाँ जो टिपिकल 2 टाइटल यूज किए जाते हैं, इंट्रोडक्शन का और लिटरेचर रिव्यू का, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दो जो एक नई चीज आएगी वो स्टेट ऑफ आर्ट ही होगा। इसके अंदर आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी करवाते हो और देन साथ साथ आप उसको उसके रेलेवेंट जो प्रीवियस स्टडी है उसका रेफरेंस भी साइट करते हो। अगर आप किसी पेपर्स का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल है स्टेट ऑफ आर्ट की, कि उसने दोनों चीजों को देखा होता है। आपने उसके पढ़े, उसमें अपने जनरल टर्म्स को भी डिफाइन किया होगा, फिर वो कहा होगा कि इस टॉपिक के रेलेवेंट या इस चीज के रेलेवेंट इस बंदे ने ये रिसर्च की, वो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू होता है। वो एक आपको एक प्रॉपर एग्जांपल मिल जाएगी स्टेट ऑफ आर्ट की। अब आपने जो 2 से 3 पेपर आपने लिए हैं, जो भी आपने मतलब जिनको कंसीडर किया है, आप उन 2 या 3 पेपर का जो इंट्रोडक्शन है ब्रीफली एक दफा अच्छे से पढ़ें। देन उसके बाद आपके माइंड में एक स्केच क्रिएट होगा कि अब आपको समझ लग जाएगी कि आज प्रपोजल के अंदर या इन चीजों के अंदर क्या चल रहा है। अब इतनी कॉमन सेंस होगी आपके पास क्योंकि आप ऑलरेडी मास्टर करके हैं, आपको समझ लग जाएगी जो चीजें बिल्कुल सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल 3 पेपर में एक टॉपिक की तीनों ने डेफिनेशन लिखी हुई है, तो आप तीनों डेफिनेशन 3 दफा रिपीट नहीं करेंगे। आप तीनों में से एक में से डेफिनेशन को कंसीडर कर लेंगे। अगले पार्ट में से फॉर एग्जांपल उसने जो एक चीज के रेलेवेंट डिफरेंट मतलब इंफॉर्मेशन दी है उसको कंसीडर करेंगे। मतलब आप तीनों को मर्ज करेंगे, और मर्ज इस तरह करेंगे कि उसमें रेपिटेशन नहीं होगी। तो इस तरह आप अपना स्टेट ऑफ आर्ट को लिख सकते हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव बेसिकली वही है जो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जो प्रॉब्लम को आप सॉल्व करोगे वो ऑब्जेक्टिव है। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम ये है, या मतलब जो थीम है रिसर्च का ये है, फूड वेस्ट एक प्रॉब्लम है।
अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, आपने फूड वेस्ट को यूज करना है डिफरेंट बायोएक्टिव कंपाउंड, डिफरेंट उसकी मतलब यूटिलाइजेशन के लिए। जो आपकी प्रॉब्लम होगी उसका जो सोल्यूशन होगा वो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स होगा। ये आपने बुलेट्स पॉइंट्स के अंदर मेंशन करने हैं, 2 या 3 पॉइंट्स के अंदर। तो मैक्सिमम 3 ऑब्जेक्टिव इज मोर देन इनफ। ऐसा नहीं है कि आप उसमें लाइन ही लगा दें पूरे पेपर पे। तो आप एक भी किसी भी रिसर्च के अंदर 3 साल की पीएचडी है, आप मैक्सिमम 2 या 3 ऑब्जेक्टिव ही अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप 10 ऑब्जेक्टिव लिख दें तो वो आपसे अचीव नहीं होंगे, क्योंकि आपने चीज़ें वो लिखनी है कि जो कि अचीवेबल हो, मतलब उसकी फिजिबिलिटी हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका रिसर्च प्रपोजल, कितना फिजिबल, कितना है उसकी मतलब स्टडी वहाँ पे पॉसिबल है भी कि नहीं है। तो आपने इस चीज़ को देखना है। मेथोडोलॉजी वाला पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी रिसर्च प्रपोजल के अंदर। एक तो आप अगर अपने मास्टर का सिनॉप्सिस देखें, मोस्टली जो पाकिस्तान में फॉर्मेट होता है, उसमें आप अपने जो भी रिसर्च मेथड होते हैं उसको शॉर्टली एक्सप्लेन करते हो, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना। जिस तरह वो लिखा होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल बायोएक्टिव कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो आप पूरा प्रोसीजर लिखना शुरू कर देंगे, 5 ग्राम सैंपल लें, इतने एमएल सोल्यूशन लें, फिर उसको ये करें। ऐसा हरगिज नहीं करना। आपने सबसे पहले अपने पॉइंट्स लिखने हैं कि कौन कौन से एनालिसिस आपने करने हैं। वो 3 पेपर्स को जब आप एनालाइज करोगे, आपको एक जनरल आइडिया हो जाएगा कि इन तीनों का ऑब्जेक्टिव ऑलमोस्ट सेम है, तीनों के प्रॉब्लम सेम है, उन तीनों ने ऑलमोस्ट सिमिलर ही एनालिसिस किए होंगे, किसी ने एक ज्यादा किसी ने एक कम। तो आपने उन तीनों में से तीनों को कंसीडर कर रहे हैं, सबसे पहले पॉइंट्स बनाने हैं कि आपने करने कौन कौन से हैं। तो वो आपने अपनी मेथोडोलॉजी सेट करनी है। देन उसके अंदर आपने शॉर्ट साइटेशन के साथ मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि हमने माइग्रेशन कंपाउंड को स्टडी करना है, तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि जो माइग्रेशन स्टडी होगी वो मैं करूंगा बाय यूएचपीएलसी सिंपल इंस्ट्रूमेंट जो भी है उसके साथ अकॉर्डिंग टू दिस साइटेशन। 2 या 3 लाइंस के अंदर आप अपनी मेथोडोलॉजी को एक्सप्लेन कर रहे हो। उससे क्या होगा कि राइटर्स जो आपका रीडर होगा उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसको पता है ये काम करेगा और इस रेफरेंस से करेगा और ये इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा। इस तरह आपने अपनी मेथोडोलॉजी डिजाइन करनी है, 2 पेजेस के अंदर मोर देन इनफ। यहाँ पे एक चीज मैं लाजमी ऐड करूँ, अपनी मेथोडोलॉजी का फ्लो चार्ट लाजमी ऐड करें, क्योंकि इतना टाइम रीडर्स के पास नहीं होता कि वो आपकी मेथोडोलॉजी को 1 बाय 1 रीड आउट करें। अगर आप फ्लो चार्ट बना देंगे तो फ्लो चार्ट पढ़ के ही उसको प्रपोजल की वर्क का समझ आ जाएगा इसने पूरे 3 साल में करना क्या है। तो फ्लो चार्ट के लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, इवन वर्ड के अंदर भी बना सकते हैं। तो फ्लो चार्ट आपने मैंडेटरी है, आपके प्रपोजल के अंदर फ्लो चार्ट होना चाहिए। देन उसके बाद फ्लो चार्ट के बाद जो अगला स्टेप है आपका लीड टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इसमें ये होता है कि आपने ये बताना होता है कि आप अपने जो पीरियड है वो 3 साल का है या 4 साल का, इटली के अंदर 3 साल का है, तो कैसे मैनेज करना है। तो आप कैंट चार्ट बना सकते हैं। कैंट चार्ट होता है कि आप वर्ड के अंदर एक टेबल जनरेट करेंगे, उसके लेफ्ट कॉलम के अंदर अपनी एक्टिविटीज लिखेंगे, देन उसके आगे ईयर्स लिख के आप उसको हाईलाइट करोगे कि कौन सा पार्ट आप किस ईयर के किस पार्ट में करोगे। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रपोजल डिजाइन किया, आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड या 6 हिस्सों में डिवाइड कर लें कि पहले हिस्से में लिटरेचर रिव्यू, पहला जो मेरा सेमेस्टर होगा या पहला ईयर होगा उसमें अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करूंगा, लिटरेचर रिव्यू करूंगा, अपना टॉपिक रिफाइन करूंगा और फॉर एग्जाम्पल अपना रॉ मटेरियल परचेज करूंगा। देन नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लिख सकते हैं कि आपको कुछ रॉ मटेरियल से जो भी आपने एक्सट्रैक्शन करनी है, जो भी टेक्निक्स करनी है, एनालिसिस करने हैं, लास्ट ईयर के अंदर आप अपने कुछ पार्ट रिजल्ट्स के, कुछ थीसिस और कुछ फाइनल जो ग्रेजुएशन वो मेंशन कर सकते हैं। ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जस्टिफाइबल, वो मोस्टली पूछते हैं आपसे कि आप अपनी इसकी फिजिबिलिटी बताएं अपने प्रपोजल की। तो देन एक्सपेक्टेड आउटकम बेसिकली वही है जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको विल की फॉर्म में ले आओ तो एक्सपेक्टेड आउटकम बन जाता है, लेकिन सिंपल वाले एक्सपेक्टेड आउटकम है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो एक्सपेक्टेड आउटकम है वो विद रीजन के साथ मेंशन करें। ये ना लिख दें फॉर एग्जांपल कि मल्टीग्रेन फ्लोर यूज करने से, फ्लोर के अंदर व्हीट फ्लोर के अंदर सोया फ्लोर ऐड करने से उसकी प्रोटीन बढ़ जाएगी, ये उनको भी पता बढ़ जाएगी, लेकिन कुछ लॉजिक दें। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हैं कि व्हीट फ्लोर के अंदर अगर मैं इतने परसेंट उसको सोयाबीन फ्लोर से रिप्लेस करूंगा तो उसके ऊपर इतने परसेंट एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू लिटरेचर इतने परसेंट प्रोटीन बनेगी, या ये वाला जो एसेंशियल अमीनो एसिड है वो इम्प्रूव हो जाएगा। वो मतलब वीट के अंदर मेंशन नहीं है, जिसका लाइसाइन एसेंशियल अमीनो एसिड है वो इधर नहीं है, तो वीट के अंदर वो भी मतलब उसकी सप्लीमेंटेशन हो जाएगी। और विद लॉजिक के साथ आपने बताना है, सिंपल ये नहीं कह देना कि ये हो जाएगा, ये ऐसे होगा, कैसे होगा। ये आपका एक्सपेक्टेड आउटकम है। और एट दी एंड रेफरेंस आएंगे, रेफरेंस आपने लाजमी मेंशन करने हैं, कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं, एपीए या हार्वर्ड।
तो ये एक जनरल प्रपोजल की गाइडलाइन है।